23 अक्टूबर को सूबेदार जोगिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वो यादें छोड़ गए हर भारतीय के दिल में। वो सिर्फ 41 वर्ष के थे और पीछे छोड़ गए थे उनकी पत्नी और 3 बच्चे। जब अरुणाचल प्रदेश का नाम हमारे सामने आता है तब आंखों के सामने आती है खूबसूरत वादियाँ और पहाड़। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, लेकिन एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आना और यहाँ पे रहना, डिप्लॉय होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, गुवाहाटी से लेके तवांग तकरीबन 420-430 किलोमीटर है और आज की तारीख में भी यहाँ पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। असम की प्लेन से ऊपर चढ़ना शुरू करते हो तो तब आता है बोमडिला पास, जो 10,000 फीट के ऊपर है। उसके बाद नीचे चल के आप सेला टनल से आप तवांग की तरफ जाते हो, जो 10,000 फीट के करीब है। पुराने जमानों में सेला पास भी क्रॉस करना पड़ता था, जो तकरीबन 14,000 फीट के ऊपर है। और तवांग के आगे पड़ता है बुमला, जो है 15,000 फीट और चाइना बॉर्डर। जैसे जैसे प्लेन से आप ऊपर जाते हो, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। आजकल भी जब फौज इस इलाके में इंडक्ट होती है तब उनको एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है 14 दिन का। ये एक्लेमेटाइजेशन ना किया जाए तो हैपो, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। साथ ही में इस इलाके में बहुत कड़ाके की जबरदस्त ठंड पड़ती है, जिससे अपने आप को बचाव करना एक अपने आप में ही एक अलग सा टास्क है। आजकल की फौज में हमारे पास काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट अवेलेबल है, जैसे अच्छे क्वालिटी के स्कीपिंग बैग्स हो गए, कोड रजिस्टर्ड शेल्टर्स हो गए, आपके जुराबे, आपके जूते, ये सारे अच्छे क्वालिटी के होते हैं और हम अपना ठंड से बचाव कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा भूतकाल में ले जाइए 1960 के दशक में। 1960 के दशक में असम से तवांग तक जाने का सिर्फ एक छोटा सा बहुत ही संकरा रास्ता अवेलेबल था, जिसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी जीप जा सकती थी। तो इसलिए 1962 के लड़ाई से पहले जितनी भी फौज यहाँ पे इंडक्ट हुई थी, वो एक तो बिना एक्लेमेटाइजेशन के इंडक्ट हुई थी और इनको अपना भारी सामान पूरा मीसामारी या अन्य जगहों पे छोड़ना पड़ा। इसलिए जितनी भी फौज ऊपर गई थी, उनके पास हथियार, गोला बारूद बहुत ही कम संख्या में थे, कोई और साधन नहीं था। तो आसपास के पेड़, लकड़ी वगैरह काट के अपने आप को बचाने के लिए मेकशिफ्ट शेल्टर्स बनाए गए। लेकिन जहाँ पे सूबेदार जोगिंदर सिंह और 1st सिख रेजिमेंट डिप्लॉयड थी, वहाँ पे तो पेड़ भी नहीं है। अब 1962 के टाइम पे तवांग एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट था और जिसका संरक्षण करने की जिम्मेवारी 1st सिख रेजिमेंट को दी गई थी। जब हम किसी भी इलाके का डिफेंस लेते हैं तो हम ऐसी पहाड़ी या ऐसे लोकेशन चुनते हैं जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर निगरानी रखी जाए और अगर दुश्मन उस तरफ आता है तो अपने हथियारों के साथ कारगर फायर करके उसको मार गिराया जाए। तो बुमला पास के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके 20 जवान डिप्लॉयड थे। ध्यान में रखिएगा कि प्लाटून की संख्या 32 की होती है, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह के साथ सिर्फ 20 एक जवान थे। और जब आप डिफेंस में होते हो तो जनरली क्या काम होता है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेंचेस खोदने पड़ते हैं, आपको कुछ एक ऑब्स्टिकल्स लगाने पड़ते हैं, कुछ माइंस लगाने पड़ते हैं और हथियारों को ऐसी जगह पे डिप्लॉय करना पड़ता है जहाँ से दुश्मन के आने का सबसे ज़्यादा चांस हो। पहाड़ों में चलने या जाने के रास्ते बहुत ही कम होते हैं और ये जनरली रास्ते चरवाहों के जो रास्ते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जोगिंदर सिंह साहब का जो प्लाटून डिप्लॉयड था वो ऐसी एक चोटी पे था जहाँ से काफ़ी खुले एरिया के ऊपर निगरानी रख सकती है और फायर करके दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। तो 23 अक्टूबर 1962 की सुबह जो संतरी आगे डिप्लॉयड थे उनको चाइनीज सेना की कुछ एक हरकत दिखाएगी। ऐसे हालात में उन सैनिकों ने अपने प्लाटून को इतला किया कि दुश्मन आ चुका है, ये भी बिना आवाज़ किए। ऐसे समय में डिफेंस को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। जिस तरफ से फौज दुश्मन की फौज आ रही है उस तरफ आपके ज़्यादा से ज़्यादा हथियार उस तरफ को लिए जाते हैं और कुछ एक जवानों को पीछे छोड़ा जाता है कि अगर दुश्मन कहीं और डायरेक्शन से आता है तो उससे हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिले। तो सूबेदार जोगिंदर सिंह के पास जो हथियार थे वो बहुत ही कम रेंज के थे और उनके पास एम्युनिशन भी कम था। तो इसका मतलब ये था कि हर एक गोली बहुत ही कीमती थी। ऐसी हालात में जब चाइनीज़ की 1000 के करीब फौज उस रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने पास में देखा कि एक बगल में बहुत ही ऊंचाई के ऊपर एक चोटी है जहां से पूरे एरिया को डोमिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने तकरीबन 100 के करीब सैनिकों को उस चोटी की तरफ भेजा ये चेक करने के लिए कि उसके ऊपर कई भारतीय सेना तो नहीं बैठी हुई है। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके प्लाटून के जवानों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं।
सुबह सुबह की ठंड, सूरज उगा नहीं है, हमारे पास हथियार एम्युनिशन बहुत ही कम है और चाइना की सेना बहुत बड़ी संख्या में हमारी तरफ चल के आ रही है। पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस पोजीशन को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी था। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जवानों ने ये डिसाइड किया कि फायर तभी खोला जाएगा जब दुश्मन बहुत ही क्लोज हो। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके 20 जवान आखिरी मिनट पर या आखिरी सेकंड के ऊपर फायर खोलते हैं। ये फायर बिल्कुल ही कारगर होता है और उन 100 में से 50 से 60 जवान उसी समय जमीन के ऊपर गिरकर ढेर हो जाते हैं। अब ऐसी हालातों में जब सरप्राइज अटैक होता है तो सेना में या किसी भी सेना में अफरा तफरी मचती है। सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की जाती है कि फायर कहाँ से आया, किसने किया, कितने आदमी थे, कौन से हथियार थे। तो साथ ही में जो लोग जख्मी हैं उनको पीछे ले जाना पड़ता है, उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ऐसी हालात में वो वापस आए, उन्होंने वहाँ पे 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा कुछ टाइम लिया होगा, कुछ एक प्लानिंग बनाई होगी कि इस पोजीशन के ऊपर वापस हमला कैसे किया जाए। तो दूसरे हमले में तकरीबन 200 से 300 जवान फिर इस पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे, अभी थोड़ा सा दिशा बदल कर। तो ये जैसे ही दिशा बदली तो सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जवानों को भी अपने हथियारों की, अपनी पोजीशन की दिशा बदलनी पड़ी। फिर एक बार बिल्कुल क्लोज रेंज पे आने के बाद उनके ऊपर फायर खोला गया, लेकिन इस वक्त तक सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जवानों के पास धीरे धीरे एम्युनिशन कम होता जा रहा था। ये लड़ाई भी फिर कारगर साबित हुई। चाइनीज सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और वो वापस चले गए और सूबेदार जोगिंदर सिंह को टांग में गोली भी लग थी। जितने जवान बचे थे 20 में से तकरीबन 10 से 12 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चाइना ने फिर से अपने आप को रीग्रुप किया, नया प्लान बनाया और एक अलग डायरेक्शन से सूबेदार जोगिंदर सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। इस समय सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के प्लाटून के जवानों ने उनसे पीछे हटने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह ने इस चीज़ को पूरी तरीके से मना कर दिया। चाइना की सेना ने तकरीबन 300-400 जवानों के साथ फिर सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके बचे कुचे बहादुर जवानों के ऊपर हमला किया। अब गोलियां समाप्त हो गई थी और कहने के लिए हमारे पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन बचा था सिर्फ जोश, जज्बा और राइफल के आगे लगी हुई बॉयनेट। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब ने अपने जवानों को बैनट लगाने का आदेश दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जवानों ने एक ललकार उठाई, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और इसी ललकार के साथ वो आगे बढ़ते हुए चाइनीज जवानों के ऊपर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मची और सूबेदार जोगिंदर सिंह ने और उनके जवानों में जितना हो सके इतने और चाइनीज जवानों को मारा और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। अपने जख्म की वजह से सूबेदार जोगिंदर सिंह बेहोश हो गए और उनको पकड़ लिया गया। बाद में एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर उनको तिब्बत ले जाया गया, जहाँ पे उनके जख्म के ऊपर उपचार करने की कोशिश की गई, लेकिन उस जख्म में गैंग्रीन होने की वजह से सूबेदार जोगिंदर सिंह की मौत हो गई। वो सिर्फ 41 वर्ष के थे और पीछे छोड़ गए थे उनकी पत्नी और 3 बच्चे। 23 अक्टूबर को सूबेदार जोगिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वो यादें छोड़ गए हर भारतीय के दिल में। जय हिंद,